हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डेमन सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। कल इतना कमेंट भी नहीं आया और व्यूज़ भी उतना ज़्यादा खास आया नहीं। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आया फर्स्ट एपिसोड, बट कोई नहीं, मैंने अगर शुरू किया है तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगी। और दूसरा, मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है हमारे यहाँ ना, मतलब थोड़ा सा एक फंक्शन है, किसी भगवान का पूजा होगा। हमें नहीं पता वो भगवान कौन है, बट यहाँ के लोग मानते हैं तो वो पूजा करेंगे। इसीलिए एक बड़ा सा मेला है, तो वो मेला ख़त्म हो जाए परसों से शायद मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस नए चैनल पर, ठीक है। तो अभी प्योर ब्लड डेमन का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था वांग जी जो कि कोल्ड केव में मेडिटेशन कर रहा था, तभी वहाँ पर विंग आ गया था किसी तरीके से। ये विंग को भी नहीं पता था कि कैसे। वहाँ पर वांग जी और विंग का फर्स्ट मुलाकात हुआ था। वांग जी को नहीं पता कि अभी अभी जो शख्स आया था वो कौन था, वो कैसे यहाँ पर आया और कैसे गया। वांग जी के आंखों के सामने वो ओमेगा वैनिश हो गया। वांग जी अभी इतना ज़्यादा परेशान है। वांग जी सीधा उस कोल्ड केव से बाहर आता है और अपने अंकल के पास जाने लगता है, लेकिन वो रुक गया था। आधे रास्ते पे ही वो रुक गया था। अपने सारे क्वेश्चंस को अपने अंदर दबा लिया था उसने, क्योंकि अंकल का तबीयत ठीक नहीं है और अभी मिडनाइट हो रहा था। अभी वांग जी अंकल के पास नहीं जा सकता, अंकल को उठा नहीं सकता है। तो वांग जी सुबह अंकल से इस बारे में बात करेगा। ये सोचकर वांग जी अपने क्वार्टर जिंगशी में चला गया था। अब हमें सुबह का दिखाया जाता है जियांग सेक्ट, जहां विंग चिल्ला कर उठता है। उसने इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरा शायद लोटस पेयर उठ गया था। अभी सुबह बस हो रहा था, मतलब सूरज भी अभी दिखाई नहीं दे रहा था। हल्का सा रोशनी पूरे आसमान में छाया हुआ था। पूरा लोटस पेयर अभी भी शांत था, मतलब सभी अभी सो रहे थे। कुछ लोग जो सर्वेंट्स थे, जो साफ सफाई करते हैं, वही उठे थे, लेकिन विंग के चीख के कारण सब उठ गए थे। विंग जो कि हाँप रहा था। विंग के कमरे के पास ही जियांग चैंग और जियांग यानली का भी कमरा है, तो वो दोनों सबसे पहले विंग के कमरे में आए। विंग जो कि अभी भी शॉक्ड में बैठा हुआ था। जियांग यानली विंग के पास आई और आके विंग को हक कर लिया और बोला, आशियन, क्या तुमने बुरा सपना देखा? क्या हुआ? तुम डरे हुए हो? आशियन, जवाब दो। यानली की बातों को सुनकर विंग अपने होश में आया था। विंग जो कि पूरा पसीने से भीग गया था, वो अपने आसपास देख रहा था। वो अपने बेड में था। उसे नहीं पता कि वो बेड में कैसे आया। उसके कपड़े ये सूखे हुए हैं, ये बिल्कुल भी गीले नहीं हैं। विंग अपने कपड़ों को टच कर रहा था, अपने कपड़ों को देख रहा था। तभी जियांग फैमिया और मैडम यू भी आ गए थे वहाँ पर। मैडम यू विंग के करीब बैठती है और बैठने के बाद विंग से पूछती है, विंग क्या हुआ है? विंग ने अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, कुछ भी नहीं मदर, मैं एकदम ठीक हूँ। मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और बोला, सब ठीक है ना? तुम घबराए हुए हो। विंग अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, बुरा सपना था और कुछ नहीं। यह सुनकर सब रिलैक्स हो गए थे। जियांग चैंग विंग के सर पर एक टपली मारता है और बोलता है, तुम इडियट, बस एक सपना देखकर डर गए। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जियांग फैमिया कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब सब अपने अपने कमरे में जाओ और फ्रेश होके फिर हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग, दोबारा मत सोना, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। हाँ, विंग का ये आदत था। विंग कभी भी सही वक्त पर उठता नहीं था और उनका ब्रेकफास्ट एक साथ हो ही नहीं पाता था। मतलब विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर जाते जाते जियांग फैमिया का ब्रेकफास्ट हो जाता था कंप्लीट। वो उठने वाले होते थे तभी विंग आता था, क्योंकि जियांग फैमिया को मॉर्निंग कोर्ट में भी जाना होता था, इसलिए वो अपने टाइम पर एकदम ब्रेकफास्ट कर लिया करते थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें ब्रेकफास्ट टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बैठे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स सभी बैठे हुए थे। मैडम यू जो कि ब्रेकफास्ट सबको सर्व कर रही थी, करते हुए उन्होंने कहा, विंग, अब तुम अपने वेडिंग ड्रेस को भी सिलेक्ट कर लो, अब बस एक ही हफ्ता बचा है। विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था और उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम यू ने ये देखा और उन्होंने बस विंग के सर पर अपना हाथ रख दिया।
यहाँ से हमें सुबह लैन क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल मेडिटेशन कर रहे थे। तभी वहाँ पर वांगजी आया। वांगजी के आहट को सुनकर अंकल अपने आंखों को खोल देते हैं। वहाँ पर लैन शिचान भी थे जो अंकल के लिए टी प्रिपेयर कर रहे थे। लैन शिचान चुपचाप अंकल के पास बैठे हुए थे। वांगजी भी आकर अंकल के सामने बैठ गया। अंकल ने पूछा, वांगजी क्या तुम पूरा रात मेडिटेशन करते रहे? वांगजी ने अपना सर नीचे झुका लिया था। अंकल ने फिर से कहना शुरू किया, वांगजी तुम जितना अपने ऊपर स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम वीणा से दूर होते जाओगे। वो वीणा महागुरु लैन ई का है। महागुरु जाने से पहले उस वीणा के अंदर अपना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी डाल कर गई थी, इसीलिए वो वीणा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। तुम्हें संभल कर काम करना चाहिए। वांगजी ने बस कहा। फिर वांगजी कुछ देर अंकल की तरफ देखता है और अंकल से पूछता है, अंकल क्या हमारे अलावा भी कोल्ड केव में कोई आ जा सकता है? मतलब वो अगर कोई लैन ना हो तो क्या वो कोल्ड केव में आ सकता है? यह सुनकर अंकल ने कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। कोल्ड केव में बस लैंस ही आ सकते हैं, वो भी सिर्फ राजघराने के लैंस ही जा सकते हैं और कोई भी नहीं जा सकता। यह सुनकर अंकल की बातों को सुनकर वांगजी के चेहरे पर ना शिकन आ गया था। वांगजी ने कहा, अंकल कल कोई कोल्ड केव में आया था और वो लैन क्लैन से बिल्कुल भी नहीं था। वो एक ओमेगा था और शायद वो कल्टीवेशन को लेकर कुछ भी नहीं जानता है। यह सुनकर अंकल हैरानी से वांगजी की तरफ देख रहे थे और शिचनगा जो कि टी बना रहे थे वो रुक गए थे। अंकल ने कहा, नामुमकिन। ये कहते हुए अंकल खांस रहे थे क्योंकि उन्हें इतना बड़ा झटका लग गया था। कोल्ड केव में आज तक कोई लैन परिवार के अलावा जा ही नहीं सका था, वो भी रॉयल लैन फैमिली के अलावा। कोई भी आम लैन जो डिसिपल्स है वो भी नहीं जा सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो लैन फैमिली से ताल्लुकात ही नहीं रखता है, जो कल्टीवेशन तक नहीं जानता है, वो कैसे आ सकता है? वांगजी को देखते हुए अंकल ने कहा, वांगजी वो कौन है? वांगजी ने कहा, नहीं पता। ये बोलकर वांगजी ने डिस्क्राइब किया कि कल क्या क्या हुआ था, सिवाय किस के बारे में। वो किस वांगजी को पूरा रात सोने नहीं दिया था। अंकल ने ये सब कुछ सुना, उनको यकीन नहीं हो रहा था, बट वांगजी वो झूठ नहीं बोलता है, इसलिए अंकल जो कि वांगजी को कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है, किस लिए ये हुआ है और वो कौन था। अच्छा, नॉइस को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर गाना चल रहा है, तो इग्नोर कीजिए। हाँ, वांगजी जो कि अंकल के सामने बैठा हुआ था, जैसे कि उसे और भी बहुत कुछ जानना है अंकल से और भी सवाल पूछने हैं, इसलिए वांगजी के सारे सवालों को जवाब देने के लिए अंकल आज बैठे। वो बीमार थे बट उन्हें वांगजी के सवालों का जवाब देना था वांगजी को। वांगजी ने पूछा, अंकल क्या आप हमें पूरा बात बता सकते हो? ये सुनकर अंकल कुरान ने अपना सर नोट किया और वो बोलना स्टार्ट करते हैं, यिन लोहा, इसे किसने बनाया? ये कैसे तैयार हुआ और ये कैसे इतना शक्तिशाली हो गया कि ये खुद अपना मालिक बन गया? हमें नहीं पता वांगजी, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ हमें इतना ज़रूर पता है कि इस यिन लोहा को रोकते हुए महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई अब हमारे साथ नहीं है। वो इमोर्टल्स थे, इसीलिए शायद वो यिन लोहा के सामने टिक पाए और यिन लोहा को कैद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए यिलिंग के पहाड़ों में। यिन लोहा इतना शक्तिशाली है कि महागुरु लैन और महागुरु बाओसन सरेन भी यिन लोहा को ख़त्म नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से बस यिन लोहा को कैद किया था। आज कई सालों बाद यिन लोहा दोबारा वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर उसे कैद किया गया था, मतलब येलिंग से। शिचनगा ने पूछा, अंकल क्या हम यिन लोहा को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते? पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े योद्धा मिलकर भी हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अंकल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा हालत तुम लोगों देख रहे हो, तुम लोगों के सामने हूँ मैं, देखो मुझे और देखो उन कल्टीवेटर्स को जो ऑलमोस्ट इनमॉर्टल्स हो चुके हैं, वो भी बहुत घायल है, बहुत ही ज़्यादा।
हम सभी यिन लोहा से बहुत दूर थे, उसके बैरियर से दूर थे, लेकिन फिर भी हमारा हालत ऐसा हुआ। तो अगर यिन लोहा एक बार वो कवच तोड़कर बाहर आ गया तो क्या होगा। ऐसी शक्तियाँ जो खुद को अपना मालिक मानता है, उन शक्तियों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम चांसेस होता है कि हम उन शक्तियों से लड़कर जीत पाए। ज़्यादातर हम हार ही जाएंगे। महागुरु बाउसन सरेन और कांगसे सरेन हमारे बीच नहीं है। अगर वो होते, कम से कम वो हमें कोई दिशा दिखा पाते, या फिर जो भविष्यवाणी उन्होंने किया था उसके बारे में भी हमें और पता चलता, जिससे हम उस इंसान को ढूंढ पाते जो हमें इस मुसीबत से निकाल पाए। लेकिन वो भी हमारे बीच नहीं है, और वो इंसान जिसे लेकर भविष्यवाणी किया गया है वो कहाँ है हमें आज तक नहीं पता। हर एक कल्टीवेटर, हर एक बड़े क्लैन के लोग, हर एक बड़े क्लैन का क्लैन लीडर उसी शख्स को ढूंढ रहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। लेकिन भविष्यवाणी में भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था। बस यही बताया गया था कि एक प्योर ब्लड डेमॉन आएगा, उसका ब्लड बहुत प्योर होगा, बट वो डेमॉन के ताकतों को अपने अंदर रखेगा। कोई ऐसा जिसके सामने डेमोनिक शक्तियाँ अपना घुटने टेक दे, कोई ऐसा जिसका जन्म ही हुआ हो डेमोनिक पावर से। लेकिन आज तक हमें वो मिला ही नहीं। वांग जी ने कहा, अंकल, हो सकता है कि ये भविष्यवाणी झूठ है। अंकल ने कहा, चुप रहो वांग जी, ये भविष्यवाणी महागुरु लैन ई और महागुरु बाउसन सरेन ने किया था, तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। यह सुनकर वांग जी ने अपना सर झुका लिया था। फिर वांग जी उठता है और अंकल की तरफ एक नज़र देखकर वो कहता है, अंकल, मुझे नहीं पता ये भविष्यवाणी कब सच होगा, वो इंसान कब आएगा, लेकिन मैं उस इंसान के आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। उस इंसान के आने का आस लगाए बैठा नहीं रह सकता। मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है और मैं अपना जिम्मेदारी पूरा करूँगा। इसीलिए मुझे उस वीणा को अपने कंट्रोल में करना ही होगा, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूँगा। ये बोलकर उसने अंकल को बो किया, अपने ब्रदर को बो किया और चला गया। वांग जी अपने माँ बाप को खोने के बाद से बहुत ज़िद्दी हो गया था। वो बहुत शांत रहता था, लेकिन ज़िद भी उतना ही करता था। जिस चीज़ पर वांग जी एक बार ज़िद पकड़ लिया करता था, वो चीज़ वो कर कर ही छोड़ता था। चाहे उसमें कितना ही वक्त लग जाए, चाहे उसमें कितना ही हार्ड वर्क क्यों ना लगे, वांग जी उस चीज़ को हासिल कर कर ही रहता है। अंकल ने वांग जी की तरफ बस देखा। शिचनगा ने अंकल को टी सर्व करते हुए बोला, अंकल, आप वांग जी को जानते हो, है ना? वो कर पाएगा, वो ये ज़रूर कर पाएगा, भरोसा रखिए। अंकल ने कहा, शिचन, मुझे भरोसा है, मुझे वांग जी पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर लेगा, लेकिन मुझे महागुरु बाउसन सरेन और महागुरु लैन ई के भविष्यवाणी पर भी भरोसा है। यहाँ से दिन बीत रहा था, एक एक करके शादी वाला दिन भी करीब आ रहा था, लेकिन दो इंसान बहुत बेचैन थे। एक विंग, दूसरा वांग जी। विंग जहाँ पर इस शादी को करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ रहा था, इसी वजह से उसे चैन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वांग जी मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। वो वीणा से जैसे और भी ज़्यादा दूर होता जा रहा था, ये उसे खुद महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिमाग एक जगह बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसके दिलो दिमाग में उस ओमेगा का चेहरा छा गया था। वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे अपने फोकस को सही रखना है, उसे बस इस वीणा को अपने कंट्रोल में करना है, उसे ये लोहा से लड़ना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों के सामने वही ओमेगा आए जा रहा था। वो ना ही मेडिटेशन कर पा रहा था, ना ही उस वीणा को टच कर पा रहा था। वांग जी का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसे करते करते 6 दिन निकल गया था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके सामने, क्योंकि वो ओमेगा जैसे वांग जी के अंदर बस गया है। वांग जी ना ही मेडिटेशन कर पा रहा था ना ही कुछ और, वो फ्रस्ट्रेशन में एकदम पागल हो गया था। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। शिजनगा ने वांग जी को ऐसे देखा और वो वरीड हो गए। उन्होंने वांग जी से पूछा कि क्या हुआ है। वांग जी अपने ब्रदर से बोल ही देता है कि क्या हुआ है। यह सुनकर शिजनगा भी हैरान हो गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट शिजनगा थोड़े नॉर्मल थॉट रखने वाले इंसान हैं, वो वांग जी की तरह नहीं है। उन्हें प्यार मोहब्बत समझ में आता है, इसीलिए उन्होंने कहा, वांग जी कहीं तुम उस ओमेगा से प्यार तो नहीं कर बैठे। ये सुनकर वांग जी उठकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, गगा आप ये क्या बोल रहे हो। शिजनगा ने बस वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि अपने गगा को वहीं पर छोड़कर जंक्शन में आ गया था, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमे जा रहा था अभी शिजनगा का बात, कहीं तुम प्यार में तो नहीं हो। लेकिन अगर वो प्यार में भी है तो वो क्या करे, और वैसे भी वो ओमेगा तो शादी करने वाला है ना। अब जाके वांग जी को उस ओमेगा के कहे गए हर एक बात को फिर से याद करना पड़ रहा था कि उसने क्या क्या कहा था। जैसे ही वांग जी को सब याद आने लगा ना, एक के बाद एक जब याद आने लगा तो वांग जी वरीड हो गया था। उससे पता नहीं क्यों अपने दिल में इतना बेचैनी फील होने लगा। जैसे ही उसे याद आया कि उस ओमेगा का शादी होने वाला है, बट किससे, कहाँ पर, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कहाँ शादी होने वाला है, ये वांग जी को कैसे पता चलेगा। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे बस एक बार उस ओमेगा से मिलना था। अब जैसे भी हो उसे मिलना है। उसके दिलो दिमाग में शिजनगा का जो बात है वो घुस चुका था। उसे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, बस अभी उसे मिलना था। इसलिए वांग जी सोच रहा था कि कहाँ शादी हो सकता है। तभी वांग जी के दिमाग में आया कि वेंस शादी करने वाले हैं, वेंस के साथ उस ओमेगा का शादी होने वाला है, किसी वेन के साथ। वन रूहान का बेटा भी तो शादी करने वाला है। ये सोच जैसे ही वांग जी के दिमाग में आया, वांग जी तुरंत अपने अंकल के पास गया और वहाँ से वो स्क्रॉल, जियांग सेक्ट ने जो स्क्रॉल भेजा है उसको लेकर आ गया। आने के बाद वांग जी ने स्क्रॉल को खोला और देखा कि वन चाओ के साथ, वन रूहान का बड़ा बेटा वन चाओ के साथ जियांग सेक्ट का छोटा बेटा, मतलब छोटा राजकुमार वी वुशियान का शादी होने वाला है। वी वुशियान, इस नाम को पढ़कर ही वांग जी को पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग आ रहा था कि ये वही है। वांग जी उस ओमेगा का नाम नहीं जानता है, बट फिर भी उससे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि यही वो ओमेगा है। जैसे ही वांग जी को ऐसा महसूस हुआ, उसके दिल से ये आवाज़ आया, वांग जी उठ गया। उठने के बाद उसने शादी का डेट देखा, वो कल ही है और अभी तो रात हो रहा है। वांग जी तुरंत अंकल के पास चला जाता है। अंकल सो चुके थे क्योंकि 9 ऑलरेडी बहुत पहले बज गया था। वांग जी अकेला है पूरे लैंड क्लैन में जो 9 बजे नहीं सोता है। वांग जी बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, बहुत सारे रूल्स को। आगे पता चल जाएगा कि कौन कौन से रूल्स हैं। तो वांग जी अंकल के पास गया और अंकल को उठा दिया। अंकल जो कि सो चुके थे, अंकल को उठाया। उठाने के बाद वांग जी ने कहा कि उसे जाना है। अंकल समझ नहीं पाए क्योंकि वो नींद में थे। अंकल ने कहा, कहाँ? वांग जी ने कहा उसे जियांग क्लैन जाना है शादी में। ये सुनकर अंकल हैरान हो गए थे। अंकल खुद भी नहीं जाने वाले थे, अंकल ने तोहफा भेज दिया था। अंकल ने कहा, वांग जी हमने तोहफा भेज दिया है और पहले ही हमने बात कर लिया था ना कि हम नहीं जाने वाले हैं, और तुम भी तो नहीं जाने वाले थे, तो क्या हुआ? वांग जी ने कहा, नहीं पता, बस हमें जाना है और हम जाने वाले हैं अंकल। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। अंकल जो कि वांग जी को देखते रह गए थे। अंकल ने कहा, ये लड़का, बस अंकल यही कह पाए थे। वांग जी ने भी यही सुना था, वो चला गया। उसके बाद अब हमें सुबह का दिखाया जाता है, वेडिंग डे, जहाँ पर जियांग सेक्ट में सजावट हो रहा था। आखिरी टाइम का जो एंड में जो होता है ना, वही चल रहा था काम। विंग को सजाया जा रहा था, सारे मेहमान आ रहे थे एक एक करके, और लैंस जो आधे रास्ते पर थे और अंकल कंप्लेन कर रहे थे। अंकल कह रहे थे, वांग जी ये क्या हरकत है, तुमने सब कुछ अरेंज कैसे कर लिया? क्या तुम कल पूरे रात नहीं सोए थे? हाँ, अगर तुम्हें शादी में आना ही था तो तुम पहले हमें बता सकते थे, हम पहले से अरेंज कर लेते सब कुछ। लेकिन तुम
बट वांगजी अपने अंकल के हर एक बात को इग्नोर कर रहा था। शिचनगा जो कि कुछ समझ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा स्माइल था जो वो हमेशा कैरी करते हैं। उसी के साथ वो शांति से बैठे हुए थे और अंकल अकेला ही चिल्लाए जा रहे थे। दूसरी तरफ शादी का टाइम हो रहा था। वन चाओ स्टेज पर खड़ा था, वेडिंग स्टेज पर वो खड़ा था। मेहमान सारे आ चुके थे और बहुत सारे मेहमान आ भी रहे थे। इसी के साथ ये एफएफ आज के लिए यहीं पर ख़त्म होता है। मेरा स्ट्रगल कितना है वो आप लोगों को स्टोरी के बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, उसको सुनते हुए पता चल जाएगा। हे भगवान, कितना मेहनत से मैंने बनाया आज। जो भी हो, कल मिलते हैं। बाय बाय। कैसा लगा है ज़रूर बताना। और कल वो यूनिक सीन भी आने वाला है, बहुत फ़नी होने वाला है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।